हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम आज फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि अब हम डेली जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का वो टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या जानना है। आज राइट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आर्टिकल 368 में आता है, ये पहली बात जानना ज़रूरी है। दूसरा, 3 केसेस के बारे में जिक्र हुआ है, तो ये देखेंगे 3 केसेस कौन कौन से कहे जा रहे हैं। एक है शंकरी प्रसाद केस, जो कि आपको पता है इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। और इंदिरा गांधी केस। तो ये चारों केसेस इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर आप ये देखो, इसमें पार्लियामेंट में ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसको अमेंड किया जा सकता है। वो कहाँ पे कहा? शंकरी प्रसाद केस में कहा। गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात जो आई वो कहाँ पे आई? केशवानंद भारती केस में। अब ये लाइन यहाँ से हमारी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब ये हो कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात पहली बार कहाँ की गई थी, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में बात की गई थी। इंदिरा गांधी केस 1980 में क्या कहा गया? रीअफर्मेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। अब यहाँ से हमें क्या जानना है? यहाँ से हमें ये जानना है कि केशवानंद भारती केस, जो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में सबसे रिलेटेड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब फंडामेंटल राइट अमेंड किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका नहीं खराब होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी तरीके से उसका डाइल्यूट ना हो और उस पर वो इफेक्ट ना करे, ये याद रखना है। नेक्स्ट आएंगे हम, कुछ इश्यूज़ हैं, रेलिवेंट आर्टिकल्स और डेटा है, वो हम ध्यान देंगे। अब जैसे यहाँ से ये जानना है, ठीक है, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे रिजर्वेशन, रेजिडेंस प्लेस एंड बर्थ, इसकी बात अगर की जाए तो आर्टिकल 16(3) में बात की गई है। ये लाइन याद रखनी है कि आर्टिकल 16(3) में कहा गया है ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ एंड नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है लॉ, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। Some states go around Article 16(2) by specific language as a criteria. अब डेटा की बात करो, कॉन्स्टिट्यूशनली सम स्टेट हैव बीन प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड लोकल्स इन क्लास 3rd and 4 जॉब, मतलब 3rd क्लास और 4th क्लास जॉब में। अब यहाँ से क्या आया, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया रिजर्वेशन से रिलेटेड या फिर रेजिडेंस प्लेस या बर्थ से रिलेटेड, तो आपको सीधे वहाँ पे स्ट्राइक आना चाहिए, माइंड में तुरंत ही ध्यान आना चाहिए, आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है कि ये आर्टिकल 16(3) में बात की गई है। इशू ऑफ लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब, ये आर्टिकल 14 में बात की गई है। अब इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, यहाँ से ये याद रख लो, आर्टिकल 14, 16 एंड 19, 14, 16, 19 किस किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है? इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इंश्योर सिटीजन कैन मूव फ्रीली, मतलब मूव फ्रीली। अब जैसे कैसे याद करना है इसको, तुरंत ही जैसे ये याद करना है रिजर्वेशन और जॉब से रिलेटेड, तो आपको ये होगा 14, 16, 19, इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। ये अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ चीज़ें, जैसे ये वाली चीज़ आप मेंस के लिए याद रख लो, ग्रीन से कर दे रही हूँ मैं मेंस वाले। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये जान लो कि आर्टिकल 341 और 342 क्या कहा जा रहा है इसमें, कि सेंट्रल लिस्ट इज नोटिफाई बाय द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये लाइन याद रखनी है कि जो आर्टिकल 341 और 342 है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफाई किया जाता है, मतलब उसमें सेंट्रल लिस्ट जो है, सेंट्रल लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, तो इसमें सेंट्रल लिस्ट जो है वो नोटिफाई किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये हो गया। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की बात अगर की जाए तो ये आर्टिकल 340 में बात की गई है। ओके, अब आगे आ जाएंगे हम, इश्यूज, आर्टिकल्स, एक्ट और जुडिशियल केसेस। अब देखो केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार केसेस ही पूछ लेता है और ये पूछता है ये किससे रिलेटेड है। जैसे मुदगल कमेटी की बात की जा रही है, श्याम बेनेगल कमेटी, ये सब है, लेकिन यहाँ से हमें जानना है पहली बात, ये लाइन यहाँ से आप देखो, आप सबको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पर भी यूपीएससी के क्वेश्चंस आ चुके हैं,
ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये इसके बारे में सब जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट नहीं होना चाहिए, हमें कुछ बोलने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। लेकिन एज ए एस्पिरेंट हमें क्या जानना है कि आर्टिकल 19(1)(a) में बात की गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और आर्टिकल 19(2) में बात की गई है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत है। इसमें IT एक्ट 2000 की भी बात की गई है। तो ये भी आपको, जैसे बोलते हैं ना लोग, IT एक्ट मतलब उनको जानने का अधिकार है। ठीक है, तो IT एक्ट भी एक तरीके से मतलब जो 2000 का IT एक्ट है, इसमें एक चीज़ और याद रखो, पोस्को एक्ट के बारे में बात की गई है, ये इम्पॉर्टेंट है। पोस्को एक्ट 2012 में आई, इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की गई है। मुदगल कमेटी और श्याम बेनेगल कमेटी बैलेंस सेंसरशिप शुड बी फैसिलिटेड। तो मतलब अगर ये दोनों केस के बारे में याद आया तो आप वहाँ से रिकॉल करोगे कि अच्छा ये कब हम जब पढ़ रहे थे तो वो किससे रिलेटेड था वहाँ पे। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी यहाँ पे बात हुई है, और केसेस की भी हमने देख ली कि कौन से केसेस रिलेटेड है। सेडिशन लॉ बहुत बार 2022 एंड 2023 अभी चल रहा है, बहुत बार डिस्कशन हुआ है, अभी भी डिस्कशन होते रहता है। तो सेडिशन लॉ इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट, इम्पॉर्टेंट है सेडिशन। अब इसमें देखो एक चीज़ याद रखना है, इसमें कहा जा रहा है सेक्शन, अब जो हमें याद रखना है वही हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, सेडिशन लॉ से रिलेटेड हमें अगर आ जाता है, चाहे मेंस में आए या प्रीलिम्स में आए, तो हमें याद रखना है कि ये सेक्शन 124A ऑफ IPC में बताया गया है, आर्टिकल 19(1)(a) में, मतलब इससे रिलेट करके। जैसे हम कोई भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सेक्शन, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे शुरू करते हैं, या फिर किसी केस से भी शुरू कर सकते हैं। इधर ये इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट। अब केस बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट है, आपने कई बार मल्टीपल टाइम द हिंदू में भी सुना होगा। अब देखो, अगर हम ये सब जैसे पढ़ रहे हैं स्टैटिक चीज़ें, तो हमें ये याद आ रहा है ना कि हमारी न्यूज़ में इस तरह से रिलेटेड आता रहता है, सेडिशन लॉ से रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड बात होती रहती है। तो देखो यहाँ बात हो रही है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में। सेडिशन लॉ उसमें क्या बताया गया है कि वैलिड है, और बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बताया गया है, हेल्ड दैट मेयर स्लोग्रेरियर विच इन्वोक नो पब्लिक रिस्पॉन्स डिड नॉट अमाउंट टू सेडिशन, तो उनको नहीं उसमें इंक्लूड किया जाएगा सेडिशन में। अब राइट टू प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड आ जाता है। अब जैसे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे शाहीन बाग, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई थी, मोस्टली जो स्ट्राइक और ये सब चीज़ें होती रहती है। इसमें हमें क्या याद रखना है, राइट टू प्रोटेस्ट में हमें आर्टिकल 19(1)(a) जानना है, जिसमें गारंटी किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमने यही अभी ये यहाँ पे आप ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद आर्टिकल 19(1)(b) में क्या कहा जा रहा है, सिटीजन है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। देखो ये वाला केस, दिल्ली का केस सबको याद है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर वहाँ पे कोई गन निकाल लेता है और वहाँ पे वो शूट करता है। ठीक है, ये देखा था। तो ये क्या लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लियरली मेंशन है कि आप जो हैं असेंबल हो सकते हैं, आप पीसफुल असेंबल होंगे विदाउट आर्म्स, ये लाइन याद रखनी है। विदाउट आर्म्स मतलब आपको किसी भी तरीके की, आपके पास गन, किसी भी तरीके की हथियार, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि एग्जांपल बताया गया है कि कोविड के टाइम पे कोविड रिस्ट्रिक्शन प्रोटेस्ट हुए थे, कोविड रिस्ट्रिक्शन प्रोटेस्ट यूरोप में, फार्मर एजिटेशन हुआ था इंडिया में, टैक्स हाइक प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें हुई थी। मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये याद रखना है। तो जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे स्टैटिक हम कवर कर रहे हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू कह लो या प्रीलिम्स के, तो आपको देखो प्रीलिम्स में आपने फैक्ट्स याद की, आपको आर्टिकल याद करना है, आपको केसेस भी याद करने हैं, पर जो मेंस में आपके आंसर में अच्छे नंबर मिलेंगे ही नहीं आपको अगर केसेस नहीं याद हैं। पॉलिटी की बात कर रही हूँ, केस नहीं याद है आपको, आर्टिकल्स नहीं याद है, ऐसे ऐसे करके हम सारे सब्जेक्ट का डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रोटेस्ट वाले में ही इसमें एक बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी थी, राइट किस में दी थी, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी। अब जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो इंटीग्रेटेड है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ये याद रखना है आपको। अब देखो इसमें बात क्या की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी। उसमें क्या बात की है इन्होंने, प्ली अगेंस्ट ब्लॉकिंग रोड्स, मतलब अगेंस्ट किस चीज़ के, जो प्ली दायर हुई थी अगेंस्ट किस चीज़ के, ब्लॉकिंग रोड इन शाहीन बाग एंड दिल्ली ओवर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA एक्ट जो हुआ था उसमें।
अब उसमें कहा क्या गया है, हाईलाइट ऑफ वर्डिक्ट क्या है, जजमेंट अपहेल्ड राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट लॉ बट unequivocally clear the public ways and पब्लिक स्पेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक वेज है, मतलब रास्ते हैं पब्लिक के जाने के, और स्पेस जो है पब्लिक की, उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ से डिस्कस करना है। आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है, करेक्ट। अब इसमें देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है, स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस प्रॉपर्टी शेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कि आर्टिकल 300A में अभी आपको पता है पहले ये आर्टिकल से मतलब उसको चेंज किया गया, फिर उसको किस में लाया गया, 300A में, तो ये सबको याद ही है। पर यहाँ से हमें राइट टू प्रॉपर्टी में क्या जानना है, 300A में आता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि सबके पास अधिकार है कि उसके पास प्रॉपर्टी हो। सुप्रीम कोर्ट has reiterated that forcefully dispossession of person of his property without due process of law human right violation पे माना जाएगा। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के अंडर सेक्शन 17(1) and 2 ऑल्सो रिकॉग्नाइज राइट टू प्रॉपर्टी। जो चीज़ें हमें जाननी है, यहाँ से क्या जानना है राइट टू प्रॉपर्टी में आपको, आर्टिकल 300A के बारे में, और सबके पास क्या होना चाहिए, नो पर्सन शैल हैव डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड रिलेटेड इशू, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड रिलेटेड इशू, तो ये यहाँ पे है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड रिलेटेड इशू। इसमें क्या बताया जा रहा है, इशू ऑफ मीडिया ट्रायल, आरुषि तलवार मर्डर केस, तो ये सब मर्डर केस वगैरह आप ना भी लिखो, बस एक एग्जांपल के लिए बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब इसमें क्या कहा जा रहा है 91A में, सिंप्लिसिटी प्रोटेस्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेटिंग राइट टू प्राइवेसी, ये लाइन याद रखनी है। अगर आपको ये आया कि जो राइट टू प्राइवेसी है अंडर आर्टिकल कहाँ पे है, 21 में, इस तरह से बहुत बार पूछ चुका है कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट इन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अंडर ट्रायल की बात करो, NCRB प्रिजन डेटा और ये सब भी बताया जा रहा है यहाँ पे। डेथ ऑफ एक्टिविस्ट और नेशनल कैंपेन, तो मतलब ये वाला आप थोड़ा सा वो कर सकते हो, ये लाइन याद रखनी है। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में क्या है, डिक्लेयर राइट टू स्पीडी ट्रायल इज़ एन इसेंशियल पार्ट, मतलब जो राइट है स्पीडी ट्रायल का वो इसेंशियल पार्ट है फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे आ जाएंगे। इसमें आर्टिकल 25(1) किस बारे में बात किया जा रहा है, इसमें मोर्टेलिटी, हेल्थ, ठीक है, all person are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion, ये है। और इसमें कहा जा रहा है prevent the state from making any law 15(2) में। ओके, तो ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें एक बताया जा रहा है त्रावणकोर और बोर्ड, और यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें दी हुई हैं। केरला टेम्पल केस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, राइट टू मैनेज टेम्पल, और सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो ये चीज़ें हैं। तो जितनी भी थोड़ी सी हमारी अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो DPSP पर जो चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट थी, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसको हमने देखा, जो इसमें 16 आर्टिकल 16, 14, 19, 340, 19(1) और सेडिशन लॉ आर्टिकल 24A, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको इसमें डिस्कस करनी थी। राइट टू प्रॉपर्टी किस में है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको एकदम से अच्छे से तैयार होनी चाहिए, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ देखो 15(2)B में है सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म के बारे में, और मोर्टेलिटी एंड हेल्थ और ये सब है। एस्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस टू मैनेज ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26। मद्रास हिंदू रिलीजन्स इंडोमेंट एक्ट 1925। तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक्सेट्रा हैव सिमिलर रेगुलेशन टू कंट्रोल टेम्पल्स, तो कंट्रोल करने के लिए टेम्पल्स को भी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। हिंदू मद्रास हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट ऑफ 1925, तो इस ऐसे ही मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के भी है सिमिलर प्रोविज़न। तो बस ये था हमारा जो हमको इसके लिए डिस्कस करना था, ठीक है। इसी तरह से जो हम सीरीज़ बना रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों का, वो हमारा स्टार्ट रहेगा। हमने यहाँ पे स्टार्ट फंडामेंटल राइट से किया है। थैंक यू सो मच।